नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। भारत में पेपर लीक एक व्यवसाय बन गया है। सेवा में विस्तार यानी बार बार एक्सटेंशन देना ठीक नहीं है। विशेष विचारधारा या व्यक्ति विशेष से जुड़े लोगों को बड़े पदों पर अलग अलग आयोगों में नियुक्त करना सही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद फिर से किसी को नया दायित्व या नई जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। संस्थाओं के कमजोर होने से देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। विभाजनकारी राजनीति इस देश में चारों तरफ व्याप्त हो गई है। ये तमाम बयान मैंने आपको सुनवाए। आपको ये लग रहा होगा कि मैं किसी विरोधी दल के राजनेता के तमाम बयान आपको सुनवा रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं विरोधी दल राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव या इन जैसे नेताओं का बयान आपको सुनवा रहा हूं। लेकिन आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि ये सारे बयान किस नेता ने दिए हैं। पता नहीं मुझे उनको नेता कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन चलिए मान लिया कि वो भी एक नेता है। राजनेता मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा कि राजनेता की परिभाषा कुछ और होती है। मैं जिक्र कर रहा हूं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का। जी हाँ, ये वही जगदीप धनखड़ साहब है जिनके खिलाफ बार बार विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहते हैं कि राज्यसभा के संचालन करते समय उन्होंने तमाम नियमों का, परंपराओं का उल्लंघन कर दिया है। विपक्षी दल जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दे चुके थे, जिसे बकायदा खारिज कर दिया गया। विपक्षी दल ये यहां तक कहते हैं कि राज्यसभा के अंदर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति है, जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मंत्रियों की तुलना में कई गुना ज्यादा आगे बढ़कर वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि भारत में पेपर लीक एक व्यवसाय बन गया है। वो ये क्यों कह रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति या विशेष विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं कि सेवा में बार बार विस्तार नहीं देना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं कि संस्थाएं कमजोर होती जा रही है। देश में विभाजनकारी नेतृत्व, विभाजनकारी जो राजनीति है उसका विस्तार होता जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा से उनको नया दायित्व, नई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब तो इतने समझदार तो हैं ही कि वो जितने मुद्दों को उठा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये तमाम काम तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी की सरकार करती रही है। तो क्या वाकई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो बार बार ये कहा जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि बगावती मुद्रा में ठीक उसी तरह से आ गए हैं जिस तरह से सत्यपाल मलिक आ गए थे? इससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ को उनके सूत्रों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद उनके सूत्रों ने यह बता दिया है कि ये उनकी राजनीतिक पारी का अंत है और उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें ठीक उसी तरह से अपने गांव लौट जाना पड़ेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद, उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, राष्ट्रपति भवन नहीं भेजा और वेंकैया नायडू को निराश होकर, नाराज होकर, हताश होकर अपने गांव वापस लौट जाना पड़ा। वो वेंकैया नायडू जिन्हें अपने गृह राज्य से ज्यादा, जिन्हें अपने गांव से ज्यादा देश की राजनीति लुभाती थी, दिल्ली की राजनीति लुभाती थी, मोदी सरकार से इस्तीफा देकर वो देश के उपराष्ट्रपति उसी शर्त पर बनने को तैयार हुए थे जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें संदेशा भिजवाया था कि उपराष्ट्रपति बन जाइए, अगली बार आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो ना तो नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू का फोन उठाया, न अमित शाह ने वेंकैया नायडू का फोन उठाया। निराश हताश वो भला कर भी क्या सकते थे। भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ बोलने का मतलब उनको बखूबी पता था। वो एक समय पर लाल कृष्ण
आडवाणी को धोखा देकर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गए थे। वो दिन ऐसा था जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धोखा देकर उन्हें अपने गांव जाने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या जगदीप धनखड़ साहब को ये लग गया है कि गुजराती जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो उन्हें पश्चिम बंगाल में पहले राज्यपाल बना के भेजती है ममता बनर्जी से लड़ने के लिए, और जब वो काम हो जाता है तो उनको दिल्ली की राजनीति में ले आती है, तो क्या उनको ये लग गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब उनके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाने वाली है, यानी अगली बार उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। जगदीप धनखड़ साहब के सूत्र बहुत पक्के हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस बात को मैं बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं कि क्या जगदीप धनखड़ को अपने राजनीतिक भविष्य का पता लग गया है, और इसलिए वो सारे दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। इसलिए वो सदन के अंदर प्रधानमंत्री की तारीफ भले ही करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही वो सदन की परिधि से बाहर आते हैं, जैसे ही संसद भवन की परिधि से बाहर आते हैं, तो उन्हें देश में तमाम कुव्यवस्थाएं दिखने लगती हैं, उन्हें देश में तमाम अव्यवस्थाएं दिखने लगती हैं, उन्हें किसान बदहाल और बेहाल नजर आने लगता है। वो मोदी सरकार को नसीहत देने की मुद्रा में आ जाते हैं, वो तमाम चीजों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, और ऐसा कहते हुए मैं जानता हूं वो भूलते नहीं है, वो भूल सकते भी नहीं है, उनकी आदत भी भूलने की नहीं है। उनको ये बखूबी पता है कि इस देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, और जिन राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, उनमें से भी ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं। तो वो बखूबी जानते हैं, समझते हैं कि इस तरह के राजनीतिक बयान के मतलब क्या होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिए जा रहे हैं। तो क्या बगावती मुद्रा में है? क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वेंकैया नायडू नहीं हूं, मेरे साथ वेंकैया नायडू वाला व्यवहार मत करना, जो वादा किया है उसे निभाना जरूर, वादा तोड़ोगे तो मैं भी तोड़ता हुआ नजर आऊंगा, आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को, और आपकी पोल खोलता हुआ नजर आऊंगा। और ये बयान किसी मीडिया के हवाले से नहीं आया, ये बयान किसी गोदी मीडिया के हवाले से नहीं आया, ये बाकायदा जगदीप धनखड़ साहब के कार्यालय यानी उपराष्ट्रपति सचिवालय से, राज्यसभा सचिवालय से ये बयान आया है, और मैं उनके बयान की एक एक हेडलाइन को आपको सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा, पूरा बयान तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर वो बयान सुनाने लगूंगा तो तकरीबन 1-1.5 घंटे का शो बनाना पड़ेगा। आप लोगों को इतना लंबा शो देखने की आदत तो है नहीं, रही नहीं, कुछ खास तरह की खबरें देखने में आपको मजा आता है, लेकिन ये देश से जुड़ी हुई खबर है, देश की राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबर है। तो मैं उनके बयान का हेडलाइन, जो कि उनके ही कार्यालय से बाकायदा बोल्ड अक्षरों में करके, यानी बोल्ड करके भेजा गया है, मैं उनके उन बयानों को एक एक करके आपको सुनाऊंगा, उसका मतलब और मायना भी बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि धनखड़ साहब सोच क्या रहे हैं, करने क्या वाले हैं, और क्या वाकई वो बगावती मुद्रा में है, या अभी भी वो मोल भाव करने के मिशन में जुटे हुए हैं कि आओ मोल भाव करते हैं, आओ सौदा करते हैं, पट गया तो ठीक है तारीफ करता रहूंगा, नहीं पटा तो याद रखना पलटवार करूंगा, और बहुत बड़ा पलटवार करूंगा। अब जो जगदीप धनखड़ के कार्यालय से आया, उन बयानों को एक एक करके सुनिए। मैं फिर बता रहा हूं कि ये बोल्ड करके भेजा गया है, ये बोल्ड करके तमाम पत्रकारों को भेजा गया है, तमाम मीडिया संस्थानों को भेजा गया है, मतलब और मायने भी निकालिए। पहला, सेवा में विस्तार उन लोगों के लिए धक्का है जो कतार में है, और यह अपेक्षा के तार्किक सिद्धांत का उल्लंघन है। याद दिला दूं, जगदीप धनखड़ साहब को भी याद होगा कि ईडी के डायरेक्टर को कितनी बार सेवा का विस्तार दिया गया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि क्या ईडी का डायरेक्टर बनाने के लिए आपके पास इस देश में कोई और योग्य अधिकारी नहीं है, कि एक ही का बार बार एक्सटेंशन अब दिए जा रहे हैं। धनखड़ साहब को याद जरूर होगा। दूसरा बयान, पेपर लीक होने की स्थिति में चयन की निष्पक्षता का कोई महत्व नहीं रह जाता। जगदीप धनखड़ साहब के इस बयान को इस आलोक में देखिए कि जिस बीपीएससी पर आरोप लग रहे हैं, बिहार में जैसे छात्रों युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उस सरकार को ऑक्सीजन दे रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी। बीपीएससी प्रशांत किशोर को नोटिस भेज रही है, प्रशांत किशोर को नेता बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पेपर लीक के तमाम मामले, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, जो कि उनका गृह राज्य है, ये तमाम जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ही इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला अगला बयान तो इनका और बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। इस तरह का बयान राहुल गांधी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दे, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी नहीं सोच सकती थी दोस्तों।
उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम किसी विशेष विचारधारा या व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को नहीं चुन सकते। याद कीजिए कि कैसे किन किन आयोगों में, किन किन संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों को बिठाया गया। शायद जगदीप धनखड़ साहब कह रहे होंगे कि मैं समाजवादी विचारधारा से आया हूं, मैं कांग्रेसी विचारधारा से आया हूं, मैं सजपा की विचारधारा से आया हूं। एक दो लोगों को और भी ले लिया करो, सारी जगह आरएसएस के लोग ही क्यों बिठा रहे हो? ये भी एक तरह से नसीहत वो दे रहे हैं मोदी और अमित शाह को। अगला बयान, संस्थाओं का कमजोर होना पूरे देश के लिए हानिकारक है। ये वो जगदीप धनखड़ साहब कह रहे हैं जिन्होंने खुद राज्यसभा जैसी सम्मानित संस्था को कमजोर करने का काम किया। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, देश के तमाम विरोधी राजनीतिक दल, देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल यह आरोप जगदीप धनखड़ साहब पर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर तो न जाने कितनी संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। अगला बयान, वर्तमान में राजनीति अत्यधिक विभाजनकारी और ध्रुवीकृत है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं वर्तमान में राजनीति अत्यधिक विभाजनकारी और ध्रुवीकृत है। हमें राजनीतिक संकट को शांत करने वाले अग्निशामकों की आवश्यकता है। अग्निशामकों की आवश्यकता है। 2014 से केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार को खुला चैलेंज है कि उनकी सरकार में राजनीति अत्यधिक विभाजनकारी और ध्रुवीकृत हो गई है? इससे बड़े, इससे कड़वे शब्दों में तो शायद विपक्षी राजनीतिक दल भी नरेंद्र मोदी को नसीहत नहीं दे सकते थे, नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं कर सकते थे, जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की केंद्र सरकार को। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। बुद्धिजीवी जो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण में बदलाव के साथ समूह बना रहे हैं, यह चिंताजनक है। 2014 के बाद इस देश में बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग खड़ा होने की, टिकने की कोशिश कर रहा है, जिनका यह मानना है कि इस देश का इतिहास 2014 के बाद ही शुरू होता है। अब क्या कहे कि कंगना रनौत जैसी फिल्म अभिनेत्री को भी अब बुद्धिजीवियों में गिना जाने लगा है। वो भी कहती हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी वो झूठी आजादी थी, असली आजादी देश को 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। क्या करे, ऐसे लोग अब बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं, देश का इतिहास बनाते जा रहे हैं, देश का इतिहास नए सिरे से लिखने की बात कर रहे हैं। उनके ऊपर भी बड़ा कटाक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। आगे सबसे बड़ा कटाक्ष कर दिया नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो सपना, एक देश एक चुनाव, सबसे बड़ा जो संकल्प, उसको लेकर इशारों इशारों में जगदीप धनखड़ साहब कुछ कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद भर्ती और अस्थायी पदनाम संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण के विपरीत है। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भर्ती और अस्थायी पदनाम संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण के विपरीत है। याद दिला दूं, वैसे आपको याद होगा, जगदीप धनखड़ साहब को भी बखूबी याद होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूं कि इस देश में राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद, राष्ट्रपति के पद से, हालांकि उनके लिए रिटायरमेंट का शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन मैं यहां कर रहा हूं कि राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को देश की किसी समिति की अध्यक्षता सौंपी गई थी। और एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए जो समिति बनाई गई, रामनाथ कोविंद को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इतने हजार पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर दी। सवाल तो ये भी उठने लगे कि क्या वाकई रामनाथ कोविंद साहब ने ही वो रिपोर्ट तैयार की थी या बनी बनाई रिपोर्ट उनको दे दी गई और उन्होंने बतौर समिति के अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर कर दिए। चलिए, ये भी याद नहीं होगा तो जगदीप धनखड़ के बयान को उस आलोक में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर भेज दिया जाता है। चलिए, एक और चीज याद दिलाता हूं कि एक जज साहब तो रिटायर होने का इंतजार भी नहीं करते, वो पहले ही अपना जो न्यायिक सेवा है छोड़ देते हैं, जज के पद को छोड़ देते हैं और छोड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का टिकट लेकर चुनाव लड़ लेते हैं, लोकसभा के सांसद बनकर आ जाते हैं। तो क्या जगदीप धनखड़ साहब इशारों इशारों में ये कह रहे थे कि मोदी जी ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, मोदी जी जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे? और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, कई शो इस पर मैं कर चुका हूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से थमने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी सत्ता में आ जाए, अमित शाह की जगह कोई भी आ जाए, अगर वो समझते हैं कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को थाम सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, समझता हूं, जैसे-जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, उनको ये लगेगा कि उनकी राजनीतिक पारी का अंत होने जा रहा है। उनको ये लगेगा कि उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर वो पोल खोलते नजर आएंगे। अब तो शुरुआत एक तरह से कर दी है पोल खोलने की, शुरुआत उन्होंने कर दी है बगावत की, लेकिन उनको सारी चीजें मालूम है, सरकार की अंदरूनी चीजें मालूम है, सरकार के अंदर भी उनके सूत्र है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनके सूत्र है। बतौर उपराष्ट्रपति वो कई बार नरेंद्र मोदी को याद दिला चुके हैं कि मैं भारत के संविधान की दृष्टि से, भारतीय संवैधानिक दृष्टि से इस देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठा हूं, यानी राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद मेरा है। यानी उनके शब्दों को अगर मैं और विस्तृत रूप से देखूं या बताऊं, तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संविधान की दृष्टि से मुझसे नीचे आते हैं, मैं उनसे ऊपर आता हूं। इसलिए वो बार-बार सलाह देते हुए नजर आते हैं, बार-बार वो ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, बार-बार वो बगावती मुद्रा अपनाते हुए नजर आते हैं, और जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो बैकफुट पर नजर आते हैं। यानी दोनों तरफ खेलने की कोशिश उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।